फिजिकल फॉर्म में शेयर्स ट्रांसफर होते थे, वैसे बहुत सी स्टॉक्स रद्दी भी हो गए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी का जो लेटेस्ट है वो 37 लाख के आसपास है। और दूसरी चीज ये है सर, मार्केट मेरे जन्म से पहले था और मेरे जन्म के बाद भी रहेगा, तो मार्केट में हरी क्यों कर दी? तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया और यूट्यूब पे ही मैं आज तक जो भी सीखा हूँ यूट्यूब और गूगल से सीखा हूँ। क्या बात है। लेकिन वो पैसे आने के बाद उसको इस तरह से यूटिलाइज करो कि वो आराम से आपको आपका पैसा रिटर्न देता है। आपको उसके लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए। और स्टॉक मार्केट में क्या चीज है, फियर फैक्टर सबसे ज्यादा रहता है, उसको कम करने का सबसे सही तरीका ऑप्शन हेडिंग ही है सर, नहीं तो ये कहूंगा। आपने कितनी बार ये बात सुनी होगी कि यार एमआरएफ का स्टॉक अगर 20 साल पहले खरीदा होता तो आज तुम करोड़पति होते, लेकिन एक्चुअल में अगर आपने सच में 20 साल पहले खरीदा हो तो आप शायद प्रॉफिट देख के, टारगेट प्राइस देख के कभी ना कभी तो निकल ही चुके होते, आज की तारीख में शायद उसको होल्ड भी नहीं कर रहे होते। लेकिन आज के जो ट्रेडर हैं उनके पिताजी 1985 में स्टॉक मार्केट में आए अपने दोस्त के थ्रू, और उन्होंने शुरुआत में ही आईपीओ में पैसा लगाना शुरू किया। अब आज की तारीख में आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हैं तो आप ऐप में जाते हैं, आईपीओ देखते हैं, टक करते हैं, प्लेस ऑर्डर करते थे, आईपीओ का स्टॉक अगर आपको मिलना हुआ तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। लेकिन उस समय पे एक्चुअल में अखबार खोलनी पड़ती थी, पूरी डिटेल समझनी पड़ती थी, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे, बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ साथ चेक भी लगाना पड़ता था, फिर कुरियर करना पड़ता था, फिर इंतज़ार करना पड़ता था कि शायद आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो भी आपको अखबार में पता लगता था, चिट्ठी आती थी। उस समय उनके पिताजी आईपीओ में पैसा लगा के 20 साल तक होल्ड करके रखा उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को। अब जिस घर में ये माहौल होगा उस घर में लॉन्ग टर्म पेशेंस इन्वेस्टिंग की बातें होंगी। लेकिन धवल मालवनिया जो कि आज की पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं, वो एक्चुअल में हर तरह की ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, इंट्राडे भी करते हैं, इक्विटी में भी डिलीवरी भी करते हैं, इंट्राडे भी प्लेस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 9:15 बजे मार्केट में एंटर करेंगे, 9:17 पे एग्जिट करेंगे और अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी पोजीशन बनाई उसके बाद स्टॉक मार्केट को उस दिन के लिए बाय बाय कर देंगे। तो पेशेंस भी है और कई बार एड्रेनल रश के साथ थोड़ा बहुत जल्दी करके पैसा कमा के निकल भी जाते हैं। धवल मालवनिया आपको बताएंगे किस तरह से उनकी जर्नी रही, उनके घर का माहौल रहा, किस तरह से उनके पिताजी ने इन्वेस्टिंग को देखा और आज की तारीख में वो किस तरह से अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके धवल, बहुत बहुत आपका वेलकम है बिग बुल सीरीज़ में। एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आप करेंसी ट्रेडिंग के मतलब फ़ैन थे शुरू में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस भी करते थे ना आप, तो ये बात कर रहे हैं अपन करीब अब 10 साल ऑलमोस्ट हो गए, 2023 चढ़ गया है ना, तो 10 साल पहले का आपका करेंसी ट्रेडिंग का बुखार था। फिर धीरे धीरे आप ट्रांजिट हुए स्टॉक मार्केट की तरफ, इक्विटी मार्केट की तरफ। तो मैं करेंसी के बारे में भी जानना चाहूँगा, बट आपने स्टॉक वर्ड जब देखा होगा, करेंसी मार्केट आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा, तब आपने देखा होगा यार ये भी कुछ होता है। तो सिंस आप करेंसी ट्रेडिंग करते आ रहे थे और शायद प्रॉफिटेबल भी थे, तभी तो कंटिन्यूड था, तो स्टॉक मार्केट को जब सुना या देखा होगा तो उसको वो अलग कैसे लगी होगी आपको? मेरे को वहाँ से शुरू करना है, फिर अपन वापस करेंसी ट्रेडिंग पे जाएंगे। वो अलग इस तरह से लगी थी क्योंकि मेरा बेसिकली अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो मेरे फादर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उनको उनके सीनियर जो थे वो स्टॉक मार्केट में लेके आए थे सिंस आईपीओ, मतलब कि ये बात है 1985 की, मेरा बॉर्न हुआ उससे पहले की। माय गॉड। और तब वो सिर्फ आईपीओ भर के छोड़ देते थे, मतलब कि फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अच्छा। और कभी कभार ऐसा है कि समझ लीजिए ऑफर फॉर सेल आया, जैसे रिलायंस ने अभी थोड़े 6 महीने पहले दिया था कि लेना है, तो उस तरह से पापा उसको एक्यूमुलेट ही करते थे। तो इतना तो बैकग्राउंड में था कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं, क्योंकि एनएसडीएल का जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आता है उसमें ये तो पता चलता है कि एटलीस्ट जो हमारा बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो कर रहा है ग्रेजुअली, कह सकते हैं। और अभी जो वो अभी नवंबर 2021 का जो है, मतलब लास्ट 1 ईयर का अगर मैं बात करूं तो वो 32 लाख से 37 लाख हो गया अभी। नॉट बैड। उसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए थे या कोई स्टॉक नए नहीं लिए थे, कुछ भी नहीं किया था। और मेरे पोर्टफोलियो में, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसके अंदर 11 से 12 स्क्रिप्ट है और बाकी 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स है सर। अच्छा। वो भी बोलते ना कि लमसम इन्वेस्टमेंट किया है,
वैसे ये कब का किया हुआ है, मतलब कब से आपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग नहीं की है? सिंस 2005। 18 साल से आपने अपने पोर्टफोलियो को टच ही नहीं किया है? यस सर। उसमें अगर ऑफर फॉर सेल आता है तो बाय करते हैं, मतलब कि उसको एक्यूमुलेट किया है या फिर बोनस आया है तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको फिर प्रॉफिट बुक किया या ऐसा कुछ नहीं किया सर। वो कहते होते हैं ना यार कि आपने अगर एमआरएफ का शेयर या आयशर का शेयर 25 साल पहले खरीदा होता तो आपका ये तो आपने तो खरीद के रखा हुआ है। आप मिल गए, पहले इंसान मिल गया मेरे को जिसने रखा हुआ है सेव करके। 2005 से आपने अपने स्टॉक्स को टच नहीं किया। दैट्स ये तो मतलब वो कहते हैं ना कि मेनका ने तपस्या भंग कर दी थी तो आपकी तपस्या भंग नहीं हुई है। नहीं सर, क्योंकि उसमें क्या था, मेरे फादर का और मेरा ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता था कि जो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर है वो आपका बोलते ना कि पेंशन फंड है, समझ लीजिए। क्या बात है यार, नहीं सीरियसली बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे लोग यार, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ ए फादर। हाँ, और दूसरी चीज जो ट्रेडिंग के लिए मैंने शुरुआत की थी वो भी मैं बताना चाहूंगा कि उसमें भी मैंने खुद से, मेरा जॉब लगा उसके बाद जो फंडिंग आई है उसी से मैंने ट्रेड किया है। उसमें फादर का एक भी पैसा मैंने ज्वाइन नहीं किया। वाओ। सो वो 10,000 रुपए से स्टार्ट करके मैंने धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता गया और उसके बाद 2018 या 19 में फ्यूचर ट्रेडिंग भी किया और उसके बाद फिर इक्विटी में धीरे धीरे इंक्रीज किया इस तरह से। और फ्यूचर में भी जो मैं ट्रेड कर रहा था उसमें भी स्कैल्प भी कर रहा था सर। अच्छा, फ्यूचर्स में भी स्कैल्प करते थे, लेकिन अभी आई वांट गो बैक, जो आपका पोर्टफोलियो, मेरा ध्यान उधर ही है अभी। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि आपने किस बेस पे मतलब चूज तो फादर साहब ने किया होगा शायद, आई थिंक। यस, या उनसे आपने कभी पूछा कि वो भी चूज कर रहे थे, वही बता रहा अच्छा हूं कि वो निफ्टी 50 के जो शेयर्स रहते हैं सर उसी में वो लेते थे। बाकी का जो कुछ भी है वो ऐसे ही पड़ा है। तो वो समझ लीजिए ना कि जब पेपर से शेयर का ट्रेडिंग होता था, डिजिटल नहीं था, जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स ट्रांसफर होते थे, वैसे बहुत से स्टॉक्स रद्दी भी हो गए, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी का जो लेटेस्ट है वो 37 लाख के आसपास है। अच्छा, नहीं अगेन मेरे को निफ्टी 50 का तो ठीक है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी तो देखते होंगे, कुछ और चीज़ें आपने पूछोगे कि निफ्टी 50 तो 50 कंपनियां हैं। हाँ, 50 कंपनियां हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, ब्लू चिप वाली ज्यादातर सिलेक्ट की है। अच्छा, ओके। उसमें मैं अगर आपको बताऊं, लमसम बता रहा हूँ क्योंकि फादर साहब का और मेरा जॉइंट में भी है, तो उस हिसाब से 600 के करीब SBI पड़े हुए हैं। अच्छा, परचेज प्राइस क्या है वो मुझे याद नहीं। ओह वाओ, ओके। लेकिन अगर परचेज प्राइस का आइडिया होता ना तो सब लोगों की जो सुनने वाले हैं थोड़ी सी वॉट लग जाती कि इतने प्राइस में भी अवेलेबल था। आप अंदाजा लगा लीजिए 2005 में जो प्राइस होगा, उस हिसाब से। और उसके अलावा रिलायंस भी है। मतलब ये कंपनियां आज भी वैसे तो मशहूर हैं, लेकिन फिर भी कोई बाय नहीं करता क्योंकि इनको लगता है कि यार ये तो चढ़ गई जितना चढ़ना था। बट 18 साल के लिए फिर सोचो ना, आगे 2035 2040 तक सोचो कम से कम। यस सर। तो चलो, इक्विटी डिलीवरी आप देख रहे हो घर पे ही चल रही थी बहुत टाइम से, ये तो आपके बचपन में आपने देखा ही है। आप 2013 में करेंसी में आ गए, वो कैसे हुआ? वो करेंसी में ऐसे हुआ था सर कि मेरा जो मास्टर्स कंप्लीट किया मेरे स्टडीज के बाद फार्मेसी में, तो मैं जहाँ पर जॉब करता था वो भी एक्सपोर्ट करती थी कंपनी, और 35 to 40 कंट्रीज में वो लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट। तो उसमें मुझे ये पता था कि हमारा जो इंडियन करेंसी है उसके कंपैरिजन में अगर USD में कुछ आता है तो वो डिफरेंशिएट की वजह से अपने को पैसा मिलता है। करेक्ट। तो उस हिसाब से मेरा ये चमका था उस टाइम पे। ब्रिटेन का जो करेंसी है पाउंड में, वो तब करीबन 80 रुपए के करीब चलता था। ओके, इक्विवेलेंट टू रुपी की बात कर रहा हूँ तो। हाँ, तो एक पाउंड का 80 रुपए के करीब था। वो जब भी 90 हो गया तब मुझे चमका कि वो 10 रुपए बढ़ गए हैं, तो वो 2 या 3 साल में बढ़े थे। अच्छा। और उस दौरान मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स मैंने किया मेरे जॉब के अलावा। तो उसमें मुझे ये बात बताई गई कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता है और करेंसी में भी ट्रेडिंग होता है, जिसकी वजह से जो लोग बोलते हैं ना कि प्राइस लॉक इन आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो बहुत बेनिफिशियल होता है ऑर्डर्स के लिए कि आप प्राइस USD की फ्लक्चुएट चाहे जो भी हो, लेकिन पर्टिकुलर डे पे अगर आपने कोई एक प्राइस फिक्स कर ली है
कि किसी पे आप लॉकिंग करके आगे के ये 10 या 12 ट्रांजेक्शन 1 महीने के अंदर करोगे, ठीक है। ओके। तो उस दौरान जो भी प्राइस अगर फ्लक्चुएट होता है, ऊपर उससे फर्क नहीं जाता है, पड़ता। डजंट मैटर, आपका वही प्राइस पे फिक्स रहेगा। सो उससे एक श्योरिटी होती थी कि आप सेफ भी रह Correct. सकते थे, कि आपको जितना चाहिए वो वहां पे मिलता था। तो उसके बाद यहाँ पर लोकल ब्रोकर्स को मैंने कांटेक्ट किया कि मेरे को करेंसी में ट्रेडिंग करना है। तो तब कभी यंगर एज थी, तो जो भी यहाँ पे लोकल ब्रोकर्स है उन लोगों ने ऐसे ही मजाक में लिया कि ये लड़का क्या ट्रेडिंग करेगा करेंसी। क्या 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 एज थी? एज क्या थी आपकी तब? अराउंड 22-23 Okay. इयर्स। लेकिन कॉलेज पास आउट है, आप समझ सकते हो कि जो अभी अभी कंप्लीट किया है स्टडीज, वो क्या क्या कर कर लेगा? लेगा ट्रेडिंग, ऐसे हाँ। वो लोग। हाँ हाँ। तो उस तरह से मुझे थोड़ा रिस्पॉन्स उसमें से अच्छे नहीं मिले, तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दिया। और यूट्यूब पे ही मैं आज तक जो भी सीखा हूँ यूट्यूब और गूगल से ही सीखा हूँ। क्या बात है, मतलब शुरू से आदत पड़ गई थी एक तरह से कि मार्केट के साथ जुड़े रहने की। हाँ। और उसके बाद जीरोधा मेरे जहन में आया कि ये एक ब्रोकर अच्छा सा है और वो करेंसी में ट्रेडिंग करने देता है। तब हम करेंसी के लिए थे, तो हमने वही देखा। उसके बाद फिर देखा कि मार्जिन भी होता है कि 10,000 रुपीज है तो आप 30-40,000 तक का ट्रेड कर सकते हो। उसमें अप्रोक्स 4 to 5 टाइम्स मार्जिन या 20 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है। तो वो 10,000 में से पूरा यूज नहीं करते थे। अच्छा। 3,000 का 4 टाइम्स यूज करते थे। फेयर स्मार्ट बॉय। मतलब पूरा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते थे शुरू में ही। हाँ। यस यस। कि जाएगा तो सिर्फ 10,000 ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जैसे इक्विटी में प्री ओपन में पहले जो होता था, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल और फाइनल मार्जिन जो होता है, उसमें एक चीज नोट आउट की थी कि जिसमें भी 1 लाख के ऊपर वॉल्यूम रहता था और 1% के ऊपर जिसका प्री ओपन में प्राइस अच्छा। था, वैसे जो भी स्टॉक थे उसमें प्रोबेबिलिटी थी कि वो 3 या 4% तक उस दी जा सकता ऊपर या नीचे जा सकता है डिपेंडिंग। और 9:15 जब मार्केट ओपन होता है तब हम देख लेते हैं कि वो गैप अप गैप डाउन कितना हुआ है और उसके बाद वहां से और प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब प्रीवियस ट्रेंड तो देख ही लेते हैं चार्ट लगाने के बाद कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर अप ट्रेंड में है तो उसमें हम बाइंग ही करते थे, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है भले ही गैप अप ओपन हुआ हो। अच्छा, ओके। इसके पीछे का माइंडसेट क्या था? इसके पीछे का माइंडसेट यही था सर कि ओवरऑल जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है तो बायर्स अग्रेसिव ही रहते हैं। तो क्या होता है कि भले ही वो गैप अप ओपन हुआ है तो गैप डाउन होने के बाद भी वो वापस ऊपर चला जाएगा। बट आपका टाइम पीरियड कितना होता था उधर? तब भी स्कैल्पिंग कर रहे थे आप? यस सर। अच्छा, देन इट मेक सेंस ना, जब आपने ज़्यादा देर रहना ही नहीं। वो इक्विटी में हम क्या करते थे, 0.3% उस टाइम लेते थे, 0.3% ऑफ प्राइस। जैसे कि एसबीआई का प्राइस 300 रुपए है तो 90 पैसे जब भी मिलते थे हम निकल जाते थे। ओके, तो वॉल्यूम पे खेलते थे? यस यस। और वही चीज मैंने अप्लाई की फ्यूचर्स में भी सर, जब मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता था। ओके। लेकिन वो 0.3% सेम था सर। ये 0.3% का कोई मैजिक फॉर्मूला है क्या? 0.3% का कुछ मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैं अगर बताऊं मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि आप राउंड फिगर लगा लीजिए कि जो 300 रुपए का स्टॉक है वो 3 रुपए तक जा सकता है, लेकिन उसमें से हमें चाहिए सिर्फ 1 रुपया। जैसे कि 500 रुपए का स्टॉक है तो उसका 1% का मूवमेंट इंट्राडे में हो सकता है, तो उसमें से हमें चाहिए 50 पैसे या 1। वो 5 रुपए जा सकता है लेकिन उसमें से 2.5 रुपए बहुत है। बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है वो तो। ओके। बट ये आप ऑर्गेनिकली स्कैल्पिंग की तरफ जा रहे थे या अगेन यहाँ पे कुछ सोच समझ के? तब वो वर्ड मुझे मालूम नहीं था सर कि स्कैल्पिंग होता है एक्चुअली, और धीरे धीरे ग्रेजुअली देखने के बाद पता चला। टाइम में होल्डिंग कितनी देर था आपका? कितनी देर होल्ड कर रहे थे? हार्डली 15 to 20 मिनट्स में ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। और दिन में कितने ट्रेड कर रहे थे? मैक्सिमम 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। स्कैल्पर्स वैसे ज़्यादा करते हैं, भूख ज़्यादा होती है ना। हाँ करते हैं, लेकिन मेरा डिसिप्लिन यही है सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी लास्ट 3 मंथ में मैंने कंसेक्यूटिव ऑप्शंस बाइंग में मैंने पैसे 40,000 से लेके वो कैपिटल को 1 लाख किया, वो इसी से किया है कि भले ही मेरे सामने मार्केट में 100 या 150 नहीं 1000 पॉइंट का मूव भले ही आ जाए, लेकिन उस दिन मैं कोई अगला ट्रेड नहीं लेता, भले ही स्क्रीन के सामने होता हूँ फिर भी। ऐसा करके पैसे गवाए हैं क्या आपने, इसलिए ऐसा हुआ है या शुरू से सोचा हुआ था? नहीं, मेरा डिसिप्लिन यही है सर पहले से कि मेरे को अगर 5 रुपए चाहिए तो उसके सामने मैं 2.5 रुपया या 3 रुपया ही गवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो मुझे 5 रुपए मिल रहे हैं, उसके बाद मार्केट जहां भी जाए डजंट मैटर। और दूसरी चीज ये है सर, मार्केट
मेरे जन्म से पहले था और मेरे जन्म के बाद भी रहेगा, तो मार्केट में हरी क्यों करनी है? ऐसी थॉट प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हालांकि मेरे पास एक आंसर है, पर मैं जानना चाहता हूँ। डिसिप्लिन रहने से सर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग में, हालांकि इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, आप रह सकते हो, क्योंकि इसका यही फॉर्मूला है सर कि आपके पास कैपिटल होगा तो आप ट्रेड कर सकोगे ना। करेक्ट। अगर अकाउंटिंग लो कर दिया तो आप लॉन्ग टर्म में कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर भी आप ट्रेड नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है, आपने गवा दिया है। तो ये डिसिप्लिन मेरे दिमाग में रहता था, याद नहीं तो कल अपॉर्चुनिटी तो मिली है। स्टॉक मार्केट में आप लंबा खेलने आए हो। यस सर। और अभी ऑप्शंस हेजिंग भी शुरू किया है, वही कैपिटल से अभी 1.5 लाख बन गया है, तो अभी ऑप्शन हेजिंग के लिए जो पैसा चाहिए था वो हो गया 1 करोड़ का। स्टॉक मार्केट की हर क्लास पास कर रहे हो और नेक्स्ट लेवल जा रहे हो हैं। हाँ, मतलब धीरे धीरे सीखना है, हमारे पास इतना तो ज्यादा कैपिटल नहीं है, मैं किसी का उठा के करना नहीं चाहता हूँ। रोज़ पैसा लगाते हो और लंबी गेम खेलने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, इससे पीस ऑफ माइंड भी तो मिलता होगा ना धवल? डेफिनेटली सर। बहुत बार मेरे फ्रेंड लोग जो भी है ट्रेडर्स कम्युनिटी में ही है, वो लोग ये बोलते हैं कि हर रोज तू एक ही बार ट्रेड करके छोड़ देता, उसके बाद मतलब उन लोगों का क्या था कि 9:30 बजे तक तेरा एक स्क्रीनशॉट आ ही जाता है कि इतना हो गया इतना हो गया, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में हम लोग जो शेयर करते थे कि आज ये पोजीशन ली, इतना प्रॉफिट किया या जो भी है, तो वो ये बोलते थे कि 9:30 बजे तक तेरा खत्म हो जाता है, 10 बजे तक तो हार्डली होता है, उसके बाद तेरा कोई स्क्रीनशॉट ही नहीं आता। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैं बोला भाई उसके बाद मतलब वो फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजते थे कि ये स्टॉक इतना चढ़ गया तो फिर भी दूसरी एंट्री तूने क्यों नहीं की? वही जवाब मेरा रहता था सर कि कल भी ओपन होने वाला ही है, भले ही मिले नहीं मिले वो बात अलग है, मिलेगा भी पैसा, नहीं मिला ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, अभी वो आदत बन वो चुकी कहते है। होंगे धवल तेरे को नहीं आती मार्केट, इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी आती है तो छोड़ देता है, और ये देख हमने कमाया देख। वो कहते हैं सर, लेकिन मैं फिर क्या बोलता हूँ, हम लोग क्वार्टरली सेटलमेंट ओके ओके, हम देखेंगे साल में सबसे 3 महीने ज़्यादा रन का। किसने बनाए वो देखेंगे। उनका ये क्वेश्चन होता था कि मैक्सिमम 9:15 पे, मतलब 9:15 और 8 सेकंड या 10 सेकंड में बाय तो उसी टाइम कर देता हूँ, लेकिन एक्सचेंज में जाने तक जो टाइम लगता है वो डिले भी थोड़ा माइक्रो सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन फिर भी वो भी डिले मेरे लिए सफिशिएंट था। मतलब ये डेफिनेटली मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर 9:15 9:30 बजे आप अगर एग्जिट मार जाते हो, कितने बजे बैठते हो सुबह, और क्या क्या आपका रूटीन क्या होता है? वो 1-1.5 घंटा जो भी बैठते हो, 1-1.5 घंटा ही बैठते होगे मेरे ख्याल से। यस, सुबह 9 बजे में ओपन जब मार्केट होता है, प्री ओपन में देखता हूँ, प्री ओपन में जो भी मूवमेंट है बैंक निफ्टी का या निफ्टी का वो देख लेता हूँ, और उस हिसाब से प्री ओपन में ही आपको सारे स्टॉक्स दिखा देते हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI और कोटक महिंद्रा, तो वही मेजर जो है वही देख लेता हूँ कि मेजोरिटी उनका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी क्या हो सकता है। और डेली प्री ओपन का अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपको एक हैबिट बन जाती है कि इसी रेंज में होता है। और दूसरी चीज कि उसके कंकरेंट जब भी मार्केट बंद हो जाता है तो उसके बाद ऑप्शन चेन भी एक चीज है जिसमें आप ओवरव्यू कर सकते हो कि रेंज कितना हो सकता है बेस्ड ऑन ओपनिंग। करेक्ट। तो वो रेंज के हिसाब से मुझे ये तो मालूम रहता था कि इसके अंदर मार्केट रहने वाली है, वो ब्रेकआउट हो बात की बात है, लेकिन इसके बीच में अगर मुझे मेरा मार्जिन जो चाहिए वो मिल जाता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। जैसे समझ लीजिए कि 40,000 मार्केट चल रहा है और 40,000 से लेके 40,500 के बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट साइड का बना हुआ है। और अगर मार्केट 40,100 पे ओपन होती है तो हम लोग यही देखते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन इंटरेस्ट किस ओर ज्यादा है, मतलब कि लोग किस ओर पुश करना चाहते हैं, ओके। वेदर इन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो बेस्ड ऑन दैट आई सिलेक्ट एंड एंटर एट 950। बट डू यू थिंक कि सिर्फ OI के बेस पे डिसीजन लेना, मतलब ये तो एक बस जमावड़ा भी तो हो सकता है, आई मीन इसका कोई वो थोड़ी है प्रूफ के OI अगर हाई है दैट इम्प्लाइज। हो सकता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या होता है सर कि अगर आप मार्केट डेप्थ ओपन करके भी रखते हो सुबह 9:15, ठीक है,
तो उसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज 4 चीजें आपको दिखती है। तो एट द मनी का कॉल एंड पुट, वो दोनों चीजें मैं लगा के रख देता था ओके। वॉच लिस्ट पे। तो वो 9-7 को मुझे मालूम चल जाता है कि एट द मनी क्या है, राइट। तो राउंड फिगर के हिसाब से अगर समझ लीजिए लास्ट जो अभी था उसमें 43,200 के करीब था, ठीक है। तो 43,200 का कॉल एंड पुट मैंने वॉच लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो चार्ट पे और मोबाइल दोनों चीज में, लैपटॉप और मोबाइल दोनों का यूज करके मैं ट्रेड करता हूँ। तो स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट रहता है और उसके हिसाब से अगर वो टाइम फ्रेम 1 मिनट रहता है सर, Correct. ऑब्वियस है क्योंकि स्केल करना है। तो जो भी 1 मिनट का मोमेंटम रहता है उस हिसाब से गैप डाउन है तो ऊपर जाना है, तो हमें कॉल में देखना है कि ओपन और लो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। वो भले ही माइक्रो सेकेंड्स का ही होता है डिसीजन लेना कि कॉल लेना है या पुट, लेकिन वो दोनों विंडो ओपन ही रखता हूँ और एग्जीक्यूट वहीं से करता हूँ। लेकिन देखने से ये एक आदत बन गई है कि आप कहते हैं हाँ, कि फिर हर natural रोज हो जाता है। observe करते हैं तो आपको एक पता चलता है कि यूज टू हो गए हैं। ओके। तो 15-20 मिनट में आपने 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड मारे। एक ही होता है, एक में अगर प्रॉफिट मिल जाता तो दूसरा तीसरा भी मिल जाता। गॉड। और ये फुल टाइम कर रहे हो आप? हाँ सर। ऐसे अर्ज नहीं होती है कि यार एक दिन में एक ट्रेड मारा और बस अब बंद और अब कुछ नहीं करना? एनालिसिस करोगे चलो अलग बात है, वो भी शाम को करोगे या जैसा भी, तो ऐसे अर्ज नहीं करता यार कि नहीं, लाइव मार्केट में होता है, स्क्रीन के सामने रहता हूँ। ऐसा नहीं है सर कि मैंने वो रन्स नहीं अच्छा। देखे। रैली जो होती है वो भी मैंने देखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं क्यों? नहीं करता। जब लेकिन उस टाइम पे उस टाइम पे एनालाइज करके रखता हूँ कि यहाँ तक आ सकता है और वही मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आया है तो अपना एनालिसिस ठीक है। हम लोग कभी भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो एनालिसिस के हिसाब मतलब पेवेलियन से बैठ के मैच देखना है, खुद के बैटिंग अभी नहीं करनी, अभी हो गई बैटिंग, मैं छक्के मार आया। यस सर, डेफिनेटली। हमारा इनिंग खत्म हो गया, उसके बाद क्या देखो, इतना ज्यादा महंगाई नहीं है यहाँ पर, तो उस हिसाब से अगर एक दिन का मेरा टारगेट रहता है कि 1,500 या 2,000 रुपए मिल जाते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। मतलब ऐसे वो ग्लैमर या ऐसे वो पैसा या अमीरी या रिचनेस स्टॉक मार्केट के साथ जोड़ के नहीं देखी, अपना चिल लाइफ, रिलैक्स लाइफ। यस यार आपकी उम्र, आप बहुत यंग हो, इस एज में इतने ये मोह माया से दूर कैसे रख पा रहे हो स्टॉक मार्केट में होते हुए खुद को? सबसे बड़ी बात तो ये एक चीज है सर कि मेरा पहले से यही रहा है कि पैसे तो आज भी है कल भी है, लेकिन आपको जो पीस ऑफ माइंड चाहिए वो अगर आप डिसिप्लिन रहकर अगर वो ले सकते हो देन व्हाई टू गो फॉर एनीथिंग एल्स। और लॉकडाउन में भी यही चीज मुझे सीखने को मिली कि अगर 5,000 में भी घर चल सकता है देन व्हाई टू गो फॉर 50,000 और 1 लाख। ओके। लग्जरी एक अलग चीज है, नो डाउट। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे कोई शौक नहीं है, मैं बाहर नहीं रहता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है इन सेंस ऑफ अर्निंग एंड मनी वो एक लिमिटेड है। मतलब ये नहीं है कि बस सारे दिन लगे रहो और पैसा कमाना है और कुछ करना है, ठीक है यार, और मैं 50 साल तक काम करूँगा फिर मैं रिलैक्स करूँगा। आप कह रहे हो कि नहीं यार, सारी ज़िंदगी जी के देखते हैं। ये सर, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ तो मैं अच्छी तरह से, मेरे फार्मा कलीग जो भी है उनको कंकरेंट उनको मालूम ही है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच ओवर करते रहना है फॉर जॉब इंक्रीमेंट, अपना सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है। और फिर भी अगर मेट्रो में रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके फैमिली या बच्चों के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है, भले ही आपकी 2 लाख 5 लाख जो भी सैलरी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इफ यू आर नॉट हैविंग क्वालिटी टाइम टू स्पेंड विद योर चिल्ड्रन और फैमिली देन व्हाट इज इट। ये पॉडकास्ट अगर मेरे घर वालों ने देख ली ना तो मेरा टाइम टेबल चेंज हो जाए क्या मेरा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। नहीं, बट आई रिस्पेक्ट द वे यू थिंक। तो जब आप कर रहे थे, चलो स्टॉक मार्केट में या शुरू में भी लगाया पैसा, वो पैसा आपने खुद कमाया था बिजनेस से या कैसे? 5 साल मैंने जॉब जो की थी उससे जो पैसा था उसी से मैंने शुरुआत की थी फॉर इंट्राडे। ओके। तो
ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू किया, इक्विटी में आए, तो सीख आप कह रहे हो यूट्यूब से सीख रहे थे, बट आपका सीखने का प्रोसेस क्या था? क्या अलग किया आपने या क्या किया आपने? एक मैं नॉर्मल अगर आम ट्रेडर की तरह भी सोचें अगर आपने, तो ऐसा क्या किया आपने? इनिशियली मैंने यूट्यूब पे जाकर ये सर्च किया था कि मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, और 9:15 से जो मार्केट शुरू होता है तो वो जो प्राइस डिसाइड होता है वो कैसे होता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये था। तो उससे मुझे ये मालूम चला कि प्री ओपन मार्केट जैसा भी कुछ होता है। तो फिर 9 बजे से मैंने देखना शुरू किया मार्केट कि 9 बजे कहाँ ओपन हो रहा है। उसके बाद 9 से 9:07 के बीच में प्री ओपन में किस तरह से कोई स्टॉक का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि मनी मैनेजमेंट जो है वो 2-3 साल बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है कि हमारे पैसे जो है ऐसे ही करेक्ट ब्लो करने के लिए नहीं है। भले ही उस टाइम एक बार 10,000 रुपए गवा दिए या 20,000 रुपए गवा दिए 2-3 बार। सपोज कर लो इक्विटी में आप ट्रेड कर रहे हो और 25 या 30 ही क्वांटिटी, ज्यादा नहीं है, और स्टॉक का प्राइस है 500 रुपए, तो उसमें आपको देने के 2.5 रुपए ही सिर्फ, मतलब जो फर्स्ट फिगर है उसका हाफ। जैसे 1,000 रुपए हो गए तो 5 रुपए लेना है, 1,500 रुपए है तो 7.5 रुपए लेना है, 2,000 रुपए है तो 10 रुपए लेना है, ऐसा। तो वो चीजें हैं, वो मुझे पता चली कि इतना लेना है तो उसके सामने कितना जा सकता है। उसके लिए फिर प्राइस एक्शन सीखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। पैटर्न के हिसाब से पहले जो मैं यूज करता था वो सिर्फ बुलिश एंड बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, वही चीजें मैं आइडेंटिफाई करके आज भी ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में कि ये जो 43,500 का रेजिस्टेंस है वहां से रिवर्सल हुआ और नीचे 43,000 या उससे भी नीचे मार्केट जा सकती है, वो फिबोनाची ड्रॉ करके किया, वो बात की बात है। लेकिन जब शुरुआत की थी तब ये सीखा था कि अगर प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ठीक से आते हैं देन यू कैन एटलीस्ट बी प्रॉफिटेबल, आपका लॉस नहीं होगा। कुछ पैटर्न्स हैं ऐसे जो आप, बुलिश बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपने अपनी पूरी जर्नी में थ्रू आउट सीखे और उसका अभी भी इस्तेमाल कर रहे हो? यस सर, उसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, फिर एक है डबल टॉप, एक है डबल बॉटम और हैमर। ओके, इन पैटर्न्स को कभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा पहली बार किसी के वीडियो पे? हाँ जब सर। खुद लगाने की कोशिश की, यस सर, उस प्रोसेस में कितना टाइम लगा और कब जाके पक्के हो गए कि मेरे को पैटर्न आइडेंटिफाई करने आ गए हैं? वो प्रोसेस के लिए मैंने क्या मेरा दिमाग लगाया था वो बताना चाहूंगा कि भले ही हमारा 3:30 को मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन 11:30 बजे तक MCX मार्केट ओपन रहता है। तो जब भी शाम में मैं फ्री होता हूँ तो उस टाइम पे अगर कोई एक पैटर्न बनता है, जैसे कि बियरिश एंगल्फिंग हो गया और ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, ठीक है, और पहले अप था और अभी वहां से रिवर्सल होना शुरू हो रहा है, या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके आसपास अगर आपको बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, ठीक है, तो वहां से रिवर्सल के चांसेस है, तो वहां पर मैं तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता था, भले MCX में मैं ट्रेड ना करूं। लेकिन वहां से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं, वो मैं वहां पे ड्रॉ करके रखता था और वो रात तक एटलीस्ट हो जाता था, क्योंकि मैं 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए देखता था, क्योंकि मुझे स्कैल्प ट्रेडिंग ही करनी थी। करेक्ट। और भी अगर कभी इच्छा हुई तो यूएस मार्केट वीक ऑन रहता है तो ट्रेडिंग व्यू का मैंने बहुत यूज किया सर। उसमें पेपर ट्रेडिंग बोल के एक फंक्शन है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, एक्चुअल देख सकते हो कि बिना पैसे लगाए आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको रिवॉर्ड देता है या रिस्क आपने कितना। तो आप रिकमेंड करोगे बाकी लोगों को कि पेपर ट्रेडिंग अगर करनी है तो ट्रेडिंग व्यू इज अ गुड प्लेटफॉर्म जिसे ट्राई कर सकते हैं? यस 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 सर। कितना टाइम किया आपने पेपर ट्रेडिंग? कोई एक पैटर्न पे मैं मिनिमम 3 महीने करता था सर। इतना टाइम लगाया आपने एक Yes, पैटर्न पे पेपर ट्रेडिंग करने में? यस सर, क्योंकि इक्विटी में मेरा क्या है, अगर मैं इंट्राडे इक्विटी करना चाहता हूँ तो वो भी निफ्टी 50 के ही स्टॉक होंगे और उसके अंदर भी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब जिसमें आप ऑन कर सकते हो, वैसे स्टॉक जो है वो 1,000 रुपए से लेकर 2,500 या 3,000 रुपए तक के हैं, जिसमें कि आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं कहना चाहूंगा। तो वो चीजें
अगर आप देखते हैं उसको एक स्टॉक पे मैं बैक टेस्टिंग करता था एक्सेल शीट में। पहले जब स्ट्रीट वगैरह नहीं लॉन्च हुए थे तो उस टाइम पे एक्सेल शीट बना के हम रखते थे और उसमें मैं मेरी पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करके लास्ट 3 मंथ का उसमें देखता था कोई एक स्टॉक का। वो स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करते थे? वो जो स्टॉक है वो 500 से लेकर 2500 रुपए तक कोई भी है, लेकिन निफ्टी 50 का ओके, बट एक दिस इज द ओनली पैरामीटर। यस सर, उसमें से आप जो भी आपको स्टॉक पसंद है वो ले लीजिए। मुझे एसबीआई और उस टाइम पे मैं जो भी बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया है, इंडसइंड बैंक, फिर था इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो उस टाइम पे करीबन 1800 या 2000 के करीब चल रहे थे और वहां से कंटिन्यूस डाउनफॉल में आ रहे थे। अच्छा, तो उसी को मैंने देखा और उसी में मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किए फॉर लास्ट 3 मंथ्स। उसके बाद उसमें जब भी वो पैटर्न मिलता था तब देखता था कि वो रेजिस्टेंस के नियरेस्ट है, वहां पे बीयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनता है और उसका कंफर्मेशन कैंडल इंपॉर्टेंट होता है सर एंट्री के लिए, कि उसका कंफर्मेशन कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो उसके नीचे क्लोज होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, थर्ड कैंडल के नीचे। सो ओवरऑल बेसिक यही कहना चाहूंगा कि जो भी नए बिगिनर लोग हैं वो स्टॉक मार्केट, यंगस्टर है या जो भी है, आप कहीं से भी अगर अमेजोन पे भी जाओगे तो वहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट वगैरह सब कुछ अभी तो अवेलेबल है। अच्छा, ऑनलाइन आप ओके, मंगवा सकते हो या जो भी है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था तो अभी इजी हो गया थोड़ा, तो वही पैटर्न आप देख सकते हो। फिर पेपर ट्रेडिंग के लिए एक और एप्लीकेशन भी है, तो वो चीज देखने के बाद उसमें एक फीचर क्या था कि डेमो ट्रेड के लिए वो लोग ऐसे ही चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके दे देते थे और उसमें आपको बताते थे कि अब आपको वहां से बाय करना है या सेल करना है, आपको एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर प्लेस करो। अच्छा, ओके, तो पूरा मतलब एक तरह से पूरा असिस्टेड, हाँ असिस्टेड है, असिस्टेड डेमो है। यस, तो उसमें आपको ये पता चल जाता था कि ओवरऑल अप ट्रेंड में जो स्टॉक जा रहा है तो सपोर्ट के पास जब भी प्राइस आएगा तो ऊपर नहीं जाएगा। अगर आपका प्रीवियस लोअर हाई या लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ है, वो बेसिक की बात है। अभी जो आप तो जानते होंगे, सो डजंट मैटर, बट कहने का मेरा मीनिंग ये है कि जो लोग बिगिनर है वो जल्दी क्या करते हैं कि जो प्राइस एक्शन सीखा है या कोई चार्ट पैटर्न सीखी है वो एक पैटर्न पे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, वो बहुत सारे पैटर्न्स इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं कि कोई तो मिल जाए जो लग जाए मार्केट में। यस, हाँ, कोई एक ले लो और उसको ज्यादा कहते हैं कि मैं 10 पैटर्न सीख लूँ और 10 पैटर्न में से कोई एक भी मेरे को मार्केट में आइडेंटिफाई कर लिया मैंने तो मैं वहां से प्रॉफिट निकाल लूंगा। आप सीखने के लिए सीख लो, लेकिन एक पे एनालाइज करो, कोई एक आपका जो भी फेवरेट स्टॉक हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक ये स्टॉक चलेंगे, जैसे मैंने बताया कि 500 से 2500 रुपए के बीच में आपको करना है, या कोई भी आप स्टॉक ले सकते हो, यस बैंक भी इवन ले सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें भी नहीं हो सकता है कि जो पेनी स्टॉक हो गए उसमें ये नहीं चलता, पेनी स्टॉक में भी ये चलता। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिंग व्यू पर जो मैं ये करता था, वो यूएस स्टॉक में भी पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग करके मैं करता था कि प्राइस एक्शन वहां पर भी काम करता है। अच्छा, सो वहां पर भी टेस्टिंग हो जाती थी कि वो प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो ओवरऑल सेम है। आप क्रूड ले लो, कमोडिटी ले लो या कुछ भी ले लो, अक्रॉस मार्केट सेम है, जहाँ पे चार्ट है मार्केट का वो अक्रॉस मार्केट सेम ही होता है। यस। अच्छा, कभी शॉर्ट स्कैल्पिंग में शॉर्टिंग से पैसा ट्राई किया ऐसा कुछ? नहीं सर, स्कैल्प में शॉर्ट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास उतना कैपिटल नहीं था। जैसे मैंने बताया आपको कि वो जो 1.5 लाख रुपए मुझे अर्न करने थे वो एक्चुअली हैजिंग के लिए करने थे। हैजिंग में भी मेरा सिनेरियो यही है कि 12 महीने आपके पास है तो 12 महीने में ओवरऑल जो मार्केट रहता है वो साइडवेज रहता है, ट्रेंडिंग कभी कभार ही होता है। ओके, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हो? निफ्टी या बैंक निफ्टी हो गया या फिर कोई स्टॉक हो गया, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, HCL टेक है फॉर एग्जांपल। तो HCL टेक में मेरा ये था कि 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए के बीच में चल रहा है। तो अगर ये 100 रुपए की रेंज है तो अगर आप 1100 का कॉल सेल कर देते हो और 1000 रुपए का पुट सेल कर देते हो नेक्स्ट मंथ का, करंट का नहीं नेक्स्ट मंथ का, तो उसमें जो
टाइम डिके है उससे आपको 2 या 3 दिन या फिर मैक्सिमम 10 दिन में आपको 5 से 10 हजार रुपए आराम से मिल जाएंगे, डिपेंड्स ऑन स्टॉक्स लॉट साइज। फेयर लॉट साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये चीज़। और दूसरी चीज ये है हेजिंग में, आपको पता ही है कि पहले आपको प्रीमियम मिल जाता है, आपको सम अप करके बाद में रिटर्न करना होता है। और दूसरी चीज कि स्कैल्पिंग ही करने के बाद सीधा हेजिंग पे क्यों जा रहा हूँ और शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका मेरा रीजन ये है कि ऑप्शंस का आप कोई भी चार्ट उठाकर देख लीजिए, ओवरऑल जो एक्सपायरी के दिन तक होता है वो डाउन ट्रेंड में ही होता है, मतलब कि उसका वैल्यू 0 तक आ जाता है मोस्टली। कुछ इन द मनी आउट ऑफ द मनी एक्सेप्शनल केस में हो जाता है, लेकिन ओवरऑल एट द मनी का जो भी प्राइसिंग रहता है, और बैंक निफ्टी हो गया सपोज, तो बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो 2000 रुपए है, तो आप 2500 करंट से ऊपर और नीचे का शॉर्ट कर दीजिए, ओके, उसी के बीच में रहेगा मार्केट और जो रेंज है वो वाइड हो जाएगी। कोई ये जो ऑप्स्ट्रा वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं हेजिंग स्ट्रेटजीज के, ये यूज़ करते हैं आप? यस, लेकिन कोई पेड स्ट्रेटजी यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शंस चेन एनालाइज करके ही देख लेता हूँ किसी की साइट पे। अच्छा। और ज़ीरोधा में भी एक फीचर अवेलेबल है, आप बास्केट ऑर्डर में वो चीज लगा के डाल दीजिए, करेक्ट, एग्जीक्यूट भले ही ना करें, लेकिन पेपर ट्रेड के लिए उसको मार्कआउट करके रख सकते हैं कि आप लिमिट प्राइस डाल दीजिए, आप लिमिट प्राइस डाल दीजिए और उसके बाद देखिए कि एक्सपायरी तक वो 0 होता है या नहीं, या फिर डाउन होता है, क्योंकि आपने दोनों चीजें शॉर्ट की हुई है। या फिर ट्रेंडिंग मार्केट है, समझ लीजिए कि अभी थोड़े दिन पहले अप ट्रेंड में था, तो 43,000 का कॉल हमने बाय किया था और 43,500 का कॉल हमने शॉर्ट कर दिया था। ये जब हेजिंग में आए, जस्ट उससे आने से पहले थोड़ी बहुत हाथ जले होंगे ना आपके? वो यही बता रहा हूँ ना सर कि ये स्कैल्पिंग से जो पैसे अर्जित किए हैं, वो यही चीज पे सीखा हूँ कि स्कैल्पिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसा नहीं, लेकिन एक बार आपके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हो जाता है जब भी, तो आप उसका रिस्क फैक्टर जो है वो कम करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और उसको कम करने का सबसे सही तरीका ऑप्शन हेजिंग ही है। आप बड़े बड़े कोई भी ट्रेडर या म्यूचुअल फंड या हेज फंड किसी को भी ले लो, उसके पास 500 या 1000 करोड़ रुपए है, वहां पर उनसे भी अच्छे अच्छे स्कैल्पर बैठे हैं, वो क्यों नहीं स्कैल्पिंग करते हैं, वो ऑप्शन हेजिंग ही क्यों करते हैं? तो वहां से ये मेरा माइंडसेट बैठा है कि अगर भले ही हमारे पास पैसे कम है चलो, लेकिन वो अपनी मेहनत से कमाए हैं, उसको जाने तो नहीं दे सकते। मेरा पूछने का मकसद ये था कि क्या आपको बिफोर यू कि हेजिंग में आने से पहले यस कोई लॉस हुआ जिसकी बेस पे आपने कहा यार हेजिंग करनी चाहिए, नेकेड नहीं करना चाहिए? स्कैल्प ट्रेडिंग में अगर करता हूँ, बाइंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करके जो भी मैंने कभी कभार अर्न किया है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार ऐसी भी सडन मूवमेंट आती थी जब मेरे 1000 रुपए लेने के चक्कर में 2 या 3 हजार रुपए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे समझ लीजिए 4 या 5 लॉट में अगर मैं काम करता हूँ और 100-200 रुपए नीचे चली जाती है प्राइस, सो इट इज अ बिग लॉस फॉर अस। सो ये चीज ओवरकम करने के लिए मैंने ये चीज ठान ली थी कि नो डाउट आपको एक अमाउंट तक अपना पैसा अर्न करना है, आप स्कैल्पिंग से कर सकते हो और कर भी लो, ठीक है, लेकिन वो पैसे आने के बाद उसको इस तरह से यूटिलाइज करो कि वो आराम से आपको आपका पैसा रिटर्न देता है। आपको उसके लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में क्या चीज है, फियर फैक्टर सबसे ज्यादा रहता है, उसको कम करने का सबसे सही तरीका ऑप्शन हेजिंग ही है सर, मैं तो यही कहूंगा। दैट इज एक्चुअली ट्रू, वो तो टेक्निकली भी बात सही है आपकी। भले ही आप छोटे ट्रेडर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास 2-5 करोड़ रुपए हो तभी आप जाके ट्रेड करो, आपके पास समझ लीजिए 2 या 3 लाख रुपए है तो आप उसी में करो। और दूसरी चीज जैसे जो भी पब्लिक सेक्टर के स्टॉक है, मतलब कि PSU बैंक हो गए, तो उसमें भले ही लॉट साइज ज्यादा हो, लेकिन ऑप्शन हेजिंग के लिए 2 लाख रुपए के अंदर आपका एक पैर बन जाता है फॉर शॉर्टिंग बोथ स्ट्रेडल करने के लिए। अच्छा, ठीक है, तो 2 लाख रुपए मैंने अपने दिमाग में एक टारगेट बना रखा था कि इतना हो जाता है, उसके बाद मैं हेजिंग में चला जाऊँ। तो अभी के लिए जो मैं कर रहा हूँ वो जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद वो ऑप्शन हेजिंग के लिए मैं अभी मेरे बास्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, उसमें टाटा मोटर्स का भी है, HCL टेक का भी है, फिर ITC का भी है। उसमें यही देखा है
कि स्टॉक ऑप्शन जितने भी है वो ओवरऑल भले ही एट द मनी पे आपका प्राइस आ जाए, मतलब जहाँ से आपने शॉर्ट किया है, फॉर एग्जांपल HCL टेक का एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 1000 रुपए और 1100 रुपए दोनों को आपने शॉर्ट किया है, 1100 का कॉल और 1000 रुपए का पुट, तो एक्सपायरी के दिन अगर 1000 रुपए के पास भी आ जाता है तो आपका जो ब्रेक इवन है उससे ज्यादा होगा, नीचे होता मतलब, तो भी आप सेफ हो। इन शॉर्ट आप प्रॉफिटेबिलिटी में निकल सकते हो। दूसरी चीज कि ऑप्शन एजिंग में एक की चीज है कि उसमें आप आपकी पोजीशन को ग्रीन में रख सकते हो एग्जिट करने के लिए, कि उसमें आप समझ लीजिए डेल्टा है वहां से चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी समझ लीजिए कि वो 1000 के भी नीचे आ गया, ठीक है, तो वो जो 1100 का पुट है, सॉरी 1100 का कॉल है, उसको आप हाँ करेक्ट 1000 का पुट लॉस में होगा ना, और 1100 का जो कॉल है वो प्रॉफिट में आ जाएगा, वो ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो गया होगा, तो वो प्रॉफिट वाला जो ट्रेड है उसको एग्जिट कर दीजिए, और जो बाकी बचा है उसका कितना थीटा चल रहा है उसके ऑपोजिट का आप कॉल बेच, अच्छा, वो कंटिन्यू रहेगा। ओके ओके ओके, तो इसमें भी आप यू कम बैक टू द सेम हेजिंग पोजीशन और उस पे भी एग्जिट मार के नया पोजीशन क्रिएट कर लेते हो। यस यस, हालांकि वो चीजें बहुत कम होती है क्योंकि मैं टारगेट उसमें भी यही रखता हूँ कि एक ऑप्शन हेजिंग में मेरे 5 से 10 हजार एक पेयर में बन जाता है तो पोजीशन एग्जिट कर लेता हूं, वो पेयर के ऊपर भी आप एक और पोजीशन ऐड अप कर देते हो, दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। आपको लगता है कि थोड़ा जैसे क्वार्टरली या थोड़ा फार ऑफ एक्सपायरीज में प्ले करना चाहिए एंड जो प्रीमियम है बिकॉज ऑफ टाइम डिके जितना निकाल सकते हो निकाल लो, दैट्स इज दैट वन स्ट्रेटजी? यस सर, डेफिनेटली। अभी ये एक स्ट्रेटजी है टाटा मोटर्स की, उसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 रुपये 80 पैसे का 2 रुपये 95 पैसे हो गए, मतलब कि करीबन 4 रुपये यहाँ पर मिले, और उसके सामने 380 का जो पुट है वो 1490 पे शॉर्ट किया था, उसके चल रहे हैं 1655, मतलब कि 2 रुपये के करीब, 1.5 से 2 रुपये यहाँ पर जा रहे हैं, तो फिर भी आपके कितने रुपए बचे? 2 रुपया तो है अभी आपके पास, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है 2.25 रुपये, हाँ ठीक है। और उसके सामने आप देख लीजिए 1400 रुपए का लॉट है, सॉरी 1400 की क्वांटिटी है, 1425 की, तो 2 या 3 रुपए के हिसाब से आपके 3 या 4 रुपए हो जाते हैं, 10 दिन में मिल जाता है, और 10 दिन में मिल जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ का ले लो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्जिन रिक्वायर्ड है वो भी 2 लाख के अंदर ही है, मतलब 1.5 लाख के अंदर आपका ये पोजीशन हो जाता है। ऐसे कितने पोजीशंस आपके थोड़ा फार एक्सपायरी पे ओपन रहते हैं गिवन पॉइंट इन टाइम, या ओपन नहीं रखते हो आप? मैंने जैसे बताया सर 5 से 10 हजार रुपए के बीच में जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको एग्जिट कर लेता हूँ। टाइम का कोई टारगेट नहीं है? एक मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, मेरे जो एक कलीग है उन्होंने इसमें 3 या 4 लॉट शॉर्ट किए थे, ये 15 नवंबर को एग्जीक्यूट किया गया था, दिसंबर 1800 का कॉल एंड पुट, ये दिसंबर 2023 का नवंबर 22 में, मतलब 15 नवंबर 2022 को इसको एग्जीक्यूट किया गया था, दोनों हमने शॉर्ट किए थे। ये 1892 का 1390 रुपए है, और उसके सामने जो 18,000 का पुट है वो 1060 का 800 रुपए के करीब है, तो 200 रुपए इधर मिल गए और 500 रुपए उधर मिल गए, 700 रुपए और 50 की लॉट साइज है सर, 35,000 इज मोर देन इनफ। ओके, और जब एग्जीक्यूट किया था तब यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन जो होता था वो 3,10,000 के करीब था। तो अभी आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं सर कि आपको 35,000 मिला, ठीक है, उस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था 3,10,000 का, मैं रिक्वायर्ड मार्जिन ही लूंगा क्योंकि उसी से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, और इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 11% है, वो बहुत अच्छा रिटर्न है 1 महीने के अंदर, मतलब 10% से ऊपर जो भी रिटर्न 1 महीने के अंदर आपको मिलता है तो इट इज मोर देन इनफ। मतलब यही कहना चाह रहा हूं सर कि इसी चीज को अगर आप हर महीने एग्जीक्यूट करते हो तो 12 महीने में आपका जो कैपिटल है वो डबल हो जाए। मतलब इसमें भी ये अपन कहने की कोशिश कर रहे हैं वेयर यू आर टेलिंग कि यार पैसा डबल हो रहा है साल के अंदर। हाँ, 25 दिन में पैसा डबल नहीं होएगा। यस, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए,
अब ये स्टॉक ऑप्शंस में स्टॉक्स को और चाहे इंडेक्स के ऑप्शंस भी हों, इनके स्पेसिफिक कौन से स्ट्राइक प्राइस हैं, इनका एक्सपायरी कौन सा उठाना है, इन सब के लिए आप कह रहे हो आप ऑप्शन चेन देखते हो, लेकिन उसके बियॉन्ड भी तो कुछ देखते होगे। प्राइस एक्शन। अच्छा, मार्केट एनालिसिस तो है ही, बट विद इन ऑप्शन चेन में आप ऑप्शन चेन के अलावा जैसे अपन बात कर रहे थे कि आप ग्रीक्स वगैरह उन चीज़ों का इसमें काम लेना देना नहीं है क्या? इसमें नहीं क्यों है, क्योंकि सर ये मार्जिनली देखिए तो करीबन ये बहुत छोटा हो जाता है कि आपको जो पैसा चाहिए वो 2-3 दिन में आपको मिल ही जा रहा है, तो उसमें ऑप्शन एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, तो आपको ग्रीक देखने की तब जरूरत नहीं पड़ रही है। ग्रीक्स के लिए मैं अभी आता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीक्स का भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्स्ट्रा में यहाँ पर ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम आ जाते हैं, और यहाँ पर से ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर निफ्टी बैंक आ लेते हैं। यहाँ पर जितने भी अवेलेबल है वो सब मिल गए, ठीक है। अभी जो 80 डेल्टा की मैं जो बात कर रहा था सर, वो मैं बताना चाहूँगा। तो आप भी उसको पेपर ट्रेड कर सकते हो और देख सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है सर कि आपको टाइम दिखे, मतलब कि ये जो अगर स्ट्रेटेजी बिल्ड की है ऑप्शंस हेजिंग के लिए, तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा कम से कम एक महीना, तब जाके आपको रिजल्ट पता चलेगा कि न्यूट्रल से क्या हुआ और किस ओर गया, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी या फिर क्या करना पड़ेगा। सो 80 डेल्टा के हिसाब से अभी के लिए अगर हम बात करते हैं 25 जनवरी के लिए, लेकिन अभी करंट चल रहा है 42,400 के आसपास, और यहाँ पर जो डेल्टा है वो 50 के करीब है, ठीक है। तो हम लोग चले जाते हैं फरवरी में या मार्च में, मार्च की एक्सपायरी हम ले लेते हैं, ठीक है। जो करंट चल रहा है उससे फार डेप्थ मंथ जो अवेलेबल है वो, हालांकि अभी तो बैंक निफ्टी में फार मंथ में भी कर सकते हैं, नो इश्यूज, दिसंबर 2023 तक भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो हमको ये भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 40,000 का जो है यहाँ पर 2 या 3,000 रुपये के आसपास प्रीमियम है, 80 डेल्टा के आसपास, ठीक है। या हम पकड़ लेते हैं 40,500, 2500 के आसपास है, तो यहाँ पर आपको 40,500 का कॉल शॉर्ट करना है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जैसे यहाँ पर 40,500 का 78 के करीब है, तो यहाँ पर पुट का जो डेल्टा है वो -78 के आसपास पहले है कि नहीं वो देख लीजिए, तो ये 76 का है, ठीक है, तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर 45,000 का पुट अगर आप शॉर्ट करते हो तो ये हो जाता है 2700 के आसपास, तो दोनों का प्रीमियम अगर हम मिलाते हैं तो 2700 और 2900, ठीक है, तो करीबन यहाँ पर भी 3,000, ऊपर भी 3,000, तो इसका जो स्प्रेड बन जाता है, मतलब कि ब्रेक इवन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। हाँ, और उसके बीच में क्लोज होनी है पोजीशंस, उतना वाइड मूवमेंट कह सकते हैं आप कि 12 महीने में 1 या 2 बार आता है, वो भी आया था। तो ये 45,000 का पुट है, उसको भी हम शॉर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ऐड पोजीशन में क्लिक किया और नीचे आप देख सकते हो। तो ये करीबन आप देख सकते हैं कि वीक में भी आऊंगा, लेकिन इसमें भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसकी प्रोफिटेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 50% के ऊपर है, एक चीज। दूसरा यहाँ पर ब्रेक इवन आप पढ़ लीजिए, 39,370 से लेके 45,000, काफी वाइड रेंज है हमारे पास। 630, और अभी क्या चल रहा है बैंक निफ्टी 42,000। हाँ, तो यहाँ पर परसेंटेज अगर हम बात करें तो मैक्सिमम में 6.5% नेगेटिव और प्रॉफिट में 8% के करीब मिल रहा है सर। तो जाने के लिए हमारे पास 1:1 ही हो गया है और ऑलमोस्ट, आने में 7%।
7 से 8% है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ हाँ, और अभी यहाँ पर अगर हम ग्रीक्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डेल्टा न्यूट्रल है ऑलमोस्ट। -7 अभी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये 76 का है। उसका मतलब क्या लेकिन है? दोनों अगर same डेल्टा न्यूट्रल का हो गया लेते है हो तो उसका ये इम्पैक्ट डेल्टा खत्म हो न्यूट्रल गया। हो जाता है। हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग सिर्फ थीटा टीके से ही पैसे कमाएंगे। अगर वहीं पे मार्केट रहता है, जैसे कि अभी चल रहा है 41,000 के करीब या 42,000 के करीब, अगर वहीं पे मार्केट रह जाता है एटलीस्ट फॉर 10 to 15 डेज, मतलब कि नेक्स्ट एक्सपायरी तक भी वहां रह जाता है, तो ये जो पोजीशन है उसमें आपको 200 या 500 रुपए का मूव मिल जाता है। और 200 से 500 का मूव इसमें इट इज मोर देन इनफ सर, क्योंकि हमको ये पोजीशन पूरी एक्सपायरी तक ले नहीं जानी है। ले जा सकते हैं, हालांकि ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मीनिंग ये है कि अगर ऑप्शन हेजिंग में सेफ तरीके से आपको पैसे अर्न करने हैं तो थोड़े पैसे आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसका जो रिस्क यहाँ पर लिखा है ना कि मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, इसके सामने आप ये भी पढ़ लो कि ब्रेक इवन क्या है। और दूसरा चीज सर कि ब्रेक इवन के लिए जो बैंक निफ्टी का रेंज है, वो अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ और यहाँ पर अगर हम मंथली रेंज भी ले लेते हैं, यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं 1 मंथ का। ठीक है, तो आप हाई और लो का डिफरेंस देख लो, और वो भी नहीं देखना है तो एक और सिंपल तरीका बताता हूं। यहाँ पर आपको डाल देना है हाई माइनस लो, तो नीचे आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज, और स्टडीज में जाकर आपको एक इंडिकेटर और लगाना है, वो है मूविंग एवरेज। ये मैं जोड़ दूंगा 20 का, मतलब कि एक महीने में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो लास्ट 20 मंथ्स का मैं एवरेज डालता हूँ। यहाँ पर 1 साल का देखना है तो हम लोग 12 डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट 12 कैंडल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, 1 मंथ की एक है इसलिए। लेकिन 12 की जगह मैं 20 क्यों डाल रहा हूँ कि 2 साल तक का एवरेज क्या है वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर क्लोज की जगह आपको फीड दे देना है रिजल्ट हाई माइनस लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रेड लाइन है वो आपको बताती है कि ये बैंक निफ्टी का मंथली का एवरेज जो मोमेंटम है वो 3,500 का है, 3.30 अभी के लिए। ठीक है, तो वहां से अभी 1700 पॉइंट नीचे की ओर है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये जो मोमेंटम है उसमें ये जो रेंज है 41,000 से 43,500, ठीक है, उसमें और भी अभी मोमेंटम बाकी है। ठीक है, तो अभी और भी 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी डाउन या अप जाता है तो हमारा जो ये ऑप्शंस का जो स्ट्रेटेजी हमने बिल्ड किया है उसमें क्या पोजीशन हो सकता है। यहाँ पर अगर हम चले जाएं पे ऑफ चार्ट में, तो उसके सामने हम यहाँ से अभी चल रहा है 42,100, मतलब 42,200 कर लेते हैं हम लोग राउंड फिगर फॉर इजी कैलकुलेशन। तो वहां से अभी ये 3,500 में से 3,500 में से अगर हम 1,700 रुपये बात कर लें तो कितना आ जाएगा? हाँ, तो 1,800 पॉइंट हम लोग चले जाते हैं करंट से, तो 40,400 2,200 में से 1,800, हाँ, और उसमें ऐड भी कर लेंगे ताकि ऊपर का भी रेंज मिल जाए। ठीक है, तो 40,400 और ऊपर की ओर क्या रेंज रहेगी? 44,000, 44,000। तो हमारा जो रेंज आएगा वो कितना रहेगा? 40,400 से 44,000। ठीक है, वहां तक अगर आ जाता है तो मैं ऑफ स्टॉक में फिर से जाना चाहूंगा। 40,400 और 44,000 दो फिगर्स आप याद रखिए। तो यहाँ पर
40-400 पे हम चले जाते तो भी हैं profitable समझ लीजिए। मतलब कि ईसोड, ठीक है, हाँ ठीक ठाक है। तो 40-400 भी अगर आ जाता है तो भी प्रॉफिटेबल है। और अगर यहाँ पर 44,000 आ जाता है, उतना ही है profit। ठीक है, हमने 44,000 गिना था, राइट, तो भी 15,000 के करीब प्रॉफिट मिल जाता है। वो कर ये भी सकते आप हैं। ये सब ऑप्स्ट्रा सीखना, ऑप्स्ट्रा से एजिंग सीखना एंड ये ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लगाना, ये सब यूट्यूब से सीखा है। अब आई मीन अभी तो ये स्ट्रेटजी आपकी है, बट जब शुरुआत किया था दिस ऑल केम फ्रॉम, किसी से कोई कोर्स नहीं लिया है, किसी से कोई क्लासेस नहीं ली हैं, हाँ, किसी का कुछ तो ये Yes, बताना भी yes. ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी से सीखना ही है, यूट्यूब अपने आप में यूनिवर्सिटी है। नहीं नहीं सर, यस यस डेफिनेटली सर। और दूसरी एक चीज है सर कि अगर सीखने की लगन है तो हमें ही टाइम देना पड़ेगा, कोई और आके हमारे लिए काम नहीं कर पाएगा। आप अपनी लिमिट कैसे डिसाइड करते हो? आप कह रहे हो 5,000 निकाल लिया मैंने तो हो गया मेरा, बट वो 5,000 का सोच कैसे आया? मैं मंथली देखता हूँ सर। महीने में मुझे समझ लीजिए कि 40 से 50,000 रुपए चाहिए, तो वो मैं 15 दिन से डिवाइड कर लेता हूँ। सिंपल है। और उसको आप फिर डेली में डिवाइड कर लो, एक दिन का कितना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। और जिस दिन गलती से नुकसान हो गया तो फिर प्रेशर नहीं आता बाकी? तो वो निकल जाने का, कैसे निकल जाए? तो निकल जाने का, क्योंकि कल पढ़ने वाली है, मतलब कि कल होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कल मार्केट नहीं खुलेगा। आपने कभी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया है? नहीं कभी सर, मन नहीं किया है कि पैसे निकाल लूँ, मार्केट ले गई मुझसे सुबह सुबह, चाहे पड़ी है मार्केट, चाहे पोजीशन वो- पड़ी हुई है सामने? वो वही वही बता रहा हूँ सर कि जो पहले इक्विटी में सीखा हूँ वो यही सीखा हूँ कि इक्विटी में मैंने जो चीजें सीखी है बर्नआउट करके मेरे कैपिटल को, वो यही सीखी है कि वो आपका कैपिटल बर्न होगा ही। वो तब 10,000 था, अभी 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। तो उसके लिए रिवेंज ट्रेडिंग से आपको आपका जो एफर्ट है वो उससे डबल लगाना पड़ेगा अगर आप एवरेज आउट करते हो लूजिंग पोजीशन। दैट इज़ ट्रू। मैं तो आपके माइंडसेट को खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलो पैसा एक पॉइंट इन टाइम पे मेरे को इतना ही चाहिए, मुझे क्लैरिटी है। लेकिन एक बात बताओ यस सर। कि यार ऐसा नहीं आता कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, दोस्त लोग भी करते हैं, तो उनको दिखाने के चक्कर में कि मैं एक बड़ा ट्रेडर हूँ, मेरे कि मैंने किया है, आई हैव प्रूवन, ये चीज़ मैंने कर दी है, उसको करने के चक्कर में ज़्यादा पैसा कमा के दिखाता हूँ, ये दिमाग में नहीं आया? नहीं, आप समझे मेरा सवाल? मैं समझ गया एक तो आपकी होता है बात। सिर्फ पैसे को लेके, मैं एक है मेरे को फेम चाहिए अपने सर्कल में कि सब लोग मेरी इज्जत मान और करें मेरा, इसके लिए पर पैसा ज़्यादा कमाना पड़ेगा, इसलिए पैसा डाला मैंने। आफ्टर ऑल ईगो 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 हट नहीं होती। थैंक यू, आई डोंट हैव दैट मच। मैं जान के थोड़ा खंगालने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नहीं मेरा ये कंसर्न नहीं है कि आपको मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे हाथ जोड़ लेता हूँ कि अगर आप मुझसे ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं देन इट इज वेरी गुड। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ। मेरे दोस्त लोग जो भी है और उनको वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि वो ट्रेडिंग ना करो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जो है वो एक हैबिट हो जाती है हाँ, एक अरसे के बाद, और वही चीज आपके कैपिटल के लिए हानिकारक है। दैट्स ट्रू। ओवर ट्रेडिंग खैर किसी भी फॉर्मेट में खराबी करती है। सी जो घर परिवार 18-20 साल अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखता है ना, वो ये बात कहेगा तो जेन्युइन है। फिर बात ये वाली आपका जो मैं वो भी आपको पोर्टफोलियो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पुराना है पापा के टाइम से, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, ओके, और उसके सामने म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियोज कितने, आई मीन टू से 2 ही फोलियोज है। ये जॉइंट का है, ये इंडिविजुअल का है, ठीक। दोनों का ओवरऑल अगर हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव देखते हैं तो ये ग्रैंड टोटल होता है 38,93,000। अब यहाँ पर मैं नजर डालता हूँ सर, ये नवंबर 2021 में था
54,000। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर नवंबर 2022 में मुझे कितना मिलता है, 33 से 38,093 लाख। और उसमें आपने कुछ नहीं किया है, इसलिए यही कारण है सक्सेस का कि कुछ नहीं करना। इस पोर्टफोलियो में नए स्टॉक्स ऐड करना या इन्हीं को और एक्यूमुलेट करना, ये रेगुलर एक्सरसाइज है आपकी? नए एक्यूमुलेट ऑफर फॉर सेल से करता हूँ सर, बाकी नहीं करता हूँ। वैसे अलग। और दूसरा चीज मेरा अभी का जो अर्निंग है उसको मैं निफ्टी बीज और बैंक बीज, मतलब कि जो दो इंडेक्स है, ETF पे मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। मेरा जो प्रॉफिट आता है, समझ लीजिए 30,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है ये महीने का, तो मैं 5 से 10,000 रुपए का निफ्टी बीज या बैंक बीज लेके उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूंगा। तो आप अपना पोर्टफोलियो उस डायरेक्शन में बनाना चाहेंगे अलग से, अगर इसके बियॉन्ड? क्यों मैं ये बताना चाहूंगा सर कि अगर मैं निफ्टी बीज और बैंक बीज का अगर चार्ट दिखाता हूँ सर, लॉकडाउन से अगर आपने शुरू किया है, हर महीने अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, हर महीने, तो समझ गए ना सर कि स्टॉक SIP की तरह जीरोधा में ये भी फीचर है कि आप SIP कर सकते हो हर महीने की। तो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंस अप्रैल 2020, ठीक है। अभी तक कितना % का रिटर्न है सर? वाओ, रियली डबल हो गया है। 115 देख रहा हूँ ना मैं। हाँ ये सर, 104 रुपए प्लस हुए हैं, और वो भी 34 बार से, मतलब कि 34 महीने में। ये एक महीने का एक कैंडल है, तो 34 महीने में आपके पैसे 115% इंक्रीज हुए हैं। और मैं अगर 12 महीने की भी बात करता हूँ सर, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि एवरेज आउट जब भी आपने लिया है उससे 5 या 10% की जो मूव है वो एक बार तो आती है। ये अभी के लिए 8% है, ठीक है, अभी ये जनवरी है, ठीक है, राइट। 187 पे आपने लिया, 187 से अगर आप 5% का टारगेट रख के छोड़ देते हैं तो भी कितना हुआ, 10 रुपए उसके ऊपर, नॉट बैड। तो 187 से 197, एक बार तो 3 या 4 महीने में आ ही सकता है। हाँ, कोई एक इंस्टेंस तो आएगा ही जो मार्केट को उठाएगा। और दूसरी चीज कि इंडेक्स जो है वो बढ़ता ही रहेगा, ओवरऑल इंडेक्स तो कभी बंद होने वाला नहीं है। दूसरी चीज, निफ्टी 20 जो है तो उसमें निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक चेंज होंगे, लेकिन इंडेक्स कभी नहीं बदलेगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हम बैंक 20 का भी उदाहरण ले लेते हैं ताकि जो लोग नए हैं उनको भी पता चले कि अगर जिसको कुछ भी मालूम नहीं है और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं और बोलते ना कि मुझे इंडेक्स खरीदनी हो, तो उसके लिए ये एक आंसर है कि आप इंडेक्स यहाँ से खरीद सकते हैं। हालांकि बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जो लोग बिगिनर है, नए हैं, जिनको मालूम नहीं है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, उनके लिए एक सेफ रिटर्न ये चीज हो सकती है मंथली SIP के तौर पर। तो यहाँ पर 2021 का जनवरी से हम देखते हैं, %35 है, और यहाँ से अगर हम 5 या 10% भी लेते हैं सर, तो वो उसी महीने में मिल जाता है। और अप्रैल से लेकर अगर हम करंट मंथ तक गिनते हैं, जो हमने 34 महीने का इन्वेस्टमेंट गिना था, तो इसमें भी करीबन 115% मिल रहा है। ये अच्छे सेफ रिलेटिवली उस हिसाब से प्रोमिनेंट प्रोडक्ट हैं, यू आर सेइंग, लॉन्ग टर्म के लिए, रेगुलर इन्वेस्टिंग के लिए। हाँ, और दूसरी चीज सर, जो मैं ये कहना चाहूंगा कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो भी फैमिलीज है और जिनकी माइंडसेट ये है कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने हैं और लॉन्ग टर्म, तो इसमें आप देख लो करेक्ट कि 195 का ही प्राइस है। आप भले ही 5 लो या 10 लो, अपने पॉकेट साइज के हिसाब से लो,
और रिटर्न हमेशा परसेंटेज में देखो, रुपीज में मत देखो। दैट्स अ फेयर पॉइंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि रुपया देखता है बंदा कहता है, पर परसेंटेज में यू अंडरस्टैंड कि आपने इन्फ्लेशन को भी बीट कर दिया है, कितना आपने रिटर्न मिला एफडीज को भी है। बीट कर दिया है, और हाँ। आपने रिस्क भी नहीं लिया है। यस सर। तो एफडी से तो बेटर मैं यही समझूंगा कि जो लोग अभी के लिए एफडी की और एफडी गोल्ड उनको गोल्ड मैं भी पीछे रह जाएगा उस हिसाब safe से, investment कहना इन्फ्लेशन भी पीछे होती है, सब हाँ। कुछ उस मामले में। यस यस। नहीं, दीज आर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन बना दी यार। यस मतलब अपन ट्रेडिंग करेंसी से शुरू होके ट्रेडिंग पहुंच गए, F&O किया, हेजिंग किया, अभी अपन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। दैट्स ये इसलिए बोल रहा हूँ सर कि लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका हाँ। प्लान है वो आपका क्या है कि आपका कोई एक एज आपने डिसाइड किया होगा कि यहाँ पर जाने के बाद मैं अपना जो भी तामझाम है वो छोड़ दूंगा। हाँ, तो उसके लिए आपका अभी का जो भी अर्निंग है उसको आप देखो। करेक्ट। और हर साल अगर 5% भी आपका इंक्रीमेंट या 10% आपका इंक्रीमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी आप 5% इंक्रीमेंट डाल दो कि पहले 5,000 का लेते थे, अब 5,500 का लेंगे हर महीने। एक्चुअली फेयर पॉइंट्स यार। क्या फ्यूचर क्या सोचा है अपना इस डायरेक्शन में? 5-6 साल बाद क्या कर रहे हो, कुछ सोचा है? इस तरफ गए हो कभी कभी? यस, ऑप्शन हेजिंग करके आराम से, जो मतलब अभी का जो टारगेट है वायबल जो कैलकुलेटिव है वो 10 लाख कैपिटल तक पहुंचने का है और 10 लाख से 5 या 6 लॉट्स में हेजिंग करने का है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। ओके, तो मतलब ये थॉट आउट है, मैंने ऐसे नहीं पूछा, आपके पास ऑलरेडी यू हैव, आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है इस चीज़ को, एनविजन किया हुआ है। यस यस। ओके, मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ तोड़ू काम नहीं करना, धीरे धीरे कदम करने और मेक श्योर करना है कि करना है वो। फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं जिनकी सैलरी अराउंड 10 to 15,000 होती है, जो भी फ्रेशर्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए पॉसिबल सिर्फ 1 या 2,000 रुपए ही होंगे जो वो इन्वेस्ट Correct. करना चाहेंगे। तो उनके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जबकि इनिशियल स्टेज में वो लोग होंगे। और मैं मेरे चाइल्ड के तौर पे अगर बात करूँ, मेरी बेटी अभी 2 साल की हो गई है, वाओ, तो अगर मैं उसके लिए जो मेरे फादर ने मेरे लिए किया है वो उसके लिए मैं इंडेक्स के ये जो 2 चीज़ें हैं, निफ्टी बीज और बैंक बीज, वो हर महीने लेता रहूँगा। तो जब वो उसका एजुकेशन खत्म कर लेंगी तब उसके लिए ये चीजें काम फ्रूटफुल आएंगे। होगी, उसको जो करना है कर सकती है। क्या बात है, मतलब ये जनरेशन से चीज़ कंटिन्यू रही है और आप एज इट इज़ कंटिन्यू करने वाले हैं उस चीज़ को। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और वो जब भी बोलते हैं ना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी में स्कूल टाइम से ही दूंगा, क्योंकि हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी 0 है सर। वो नहीं सिखाते हैं। सिर्फ एक ही चीज सिखाती है कि आप अगर 1 नंबर पे नहीं आए, आपके इतने मार्क्स नहीं आए तो आप पीछे छूट जाओगे, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। मैं मेरा ही एग्जांपल देना चाहूँगा सर। मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एम.फार्म किया हूँ और डिस्टिंक्शन पास आया। नाइस, वाओ, ओके। फिर भी मतलब अगर मैं रिसर्च फील्ड में जाना चाहता था, मेरे फैमिली वाले भी यही फोर्स करते कि अभी भी जॉब कर ले, रिसर्च फील्ड में चले जा, अच्छी सैलरी होगी, ये होगा। लेकिन मेरा ये माइंडसेट क्लियर है कि आई वुड लाइक टू एंजॉय द लाइफ विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्क। मतलब कि आप फेयर अमाउंट से अर्निंग कर लेते हैं तो ज्यादा की जरूरत क्या है। और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी यही सीख है। अगर आप समझ लीजिए कि जो बच्चा अभी प्राइमरी में है या समझ लीजिए कि स्कूल में आ गया है, 8वीं या 10वीं कक्षा में है,
उसको अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न अभी से दिखाना शुरू करते हैं तो वो कॉलेज टाइम तक क्या करता होगा? नेक्स्ट लेवल, वो तो कुछ और ही पहुंच जाएगा, स्टॉक मार्केट का साइंटिस्ट बन जाएगा वो तो। उसको जो बनना बने, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम सिखाते हैं तो मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है सर कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी एक चीज है जो कि इंडिया में अभी लैकिंग वो रहेगी भी। आई मीन वो लैकिंग हमेशा से ही रही है, और आई थिंक इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं सिखाते इतनी स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। और ऑब्वियसली एटलीस्ट नेक्स्ट 1-2 जनरेशन में यही हाल रहने वाला है, अनलेस के पेरेंट्स इतने एजुकेटिव खुद ना हो जाएं और इनिशिएटिव लेके खुद से अलग से सिखाएं, लाइक आप जैसे कह रहे हो। यस सर, यस। मेरा तो बैकग्राउंड है कि मेरे फैमिली में मेरे फादर साहब जो है वो स्टॉक मार्केट में इतना है, उनको ट्रेडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनका माइंडसेट इन्वेस्टिंग पे ही है। वो जो दोस्त थे जो आईपीओ में पैसा डालते थे, वहाँ से आया हुआ है ना। यस सर। लेकिन कहने का मेरा मीनिंग है कि आपको जो चीज करनी है तो उसका A to Z आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कौन सी रिंगटोन बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। म्यूजिक अगर आपको सीखनी है तो सारे गामा तो आना चाहिए, लेकिन उसके बाद ट्यून्स किस तरह से क्या बनानी है वो अपने पे है। बहुत मज़ा आया धवल, सच में पता ही लगा, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ है पर अपने को 2 घंटे के करीब हो गया बात करते हुए। बट इट वॉज एन अमेजिंग कॉन्वर्जेसन एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग ये सारी बातें, और स्पेशली क्लैरिटी दिया। एक आम ट्रेडर जो है ना, नया हो चाहे पुराना हो, मेरे ख्याल से जो पुराना ट्रेडर है ना उसको भी थोड़ी माइंडसेट में क्लैरिटी आएगी टुवर्ड्स द काइंड ऑफ माइंडसेट किस तरह से कैरी करना चाहिए। जैसे पोजीशन में एंटर नहीं करना है तो नहीं करना है, लॉस भी हो गया तो कोई खा के बैठ जाओ। थैंक यू सो मच धवल एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। जो प्लान्स है ना आपके, अब मैं भी कुछ, मेरे को लग रहा है मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, तो थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा मुझे पता है, पर थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश करूँगा एंड लेट्स सी क्या होता है। यस